नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। तारीख है 18 अप्रैल, दिन सोमवार। मैं हूं अंजुम शर्मा। स्वीडन में कुरान जलाने की खबरें, मुस्लिम देशों ने की कड़ी निंदा। रमजान के पवित्र महीने में कुरान के साथ बेअदबी ईश निंदा है। ये घटना नफरत फैलाने और बोलने की आजादी के उल्लंघन का उदाहरण है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच लोगों ने अपने घरों की ओर लौटना किया शुरू। आप हमेशा घर लौटना चाहते हैं, इसलिए पहला मौका मिलते ही हम वापस लौट आए। लॉकडाउन और कड़े नियमों के बावजूद चीन के शंघाई शहर में कोरोना से हुई 3 मौत। For the last 2 years, this zero COVID strategy has been incredibly successful. So I think going into this period, और जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर भी देंगे अपडेट, साथ ही होगा खेल खिलाड़ी भी। लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार। बीबीसी समाचार। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हिंसा में पुलिसकर्मी के साथ 9 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में भी केस दर्ज किया है। इस मामले में अभियुक्त असलम और अंसार को अदालत ने 2 और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि 4 अन्य अभियुक्तों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य अभियुक्त केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आशीष मिश्र को आत्मसमर्पण करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र को बेल देने में जल्दबाजी की। बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले में प्रदर्शन कर रहे किसानों में से 4 किसान एक SUV गाड़ी के नीचे आने से मारे गए थे। मामले की जांच के लिए गठित SIT ने आशीष मिश्र को मुख्य अभियुक्त बताया था। गंभीर आर्थिक संकट की वजह से मुश्किल में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने नए मंत्रिमंडल को नियुक्त किया है। नई कैबिनेट में 17 मंत्री शामिल किए गए हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकार विरोधी प्रदर्शन की वजह से पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। राजपक्षे ने नई सरकार बनाने में विपक्षी पार्टियों से सहयोग मांगा था, लेकिन सभी ने इससे इनकार कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के नए कैबिनेट नियुक्त करने के फैसले का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि कैबिनेट में गैर अनुभवियों को मंत्री बनाया जा रहा है। श्रीलंका आज़ादी पाने के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने नेशनल आर्मी डे पर इस्राइल को कड़ी चेतावनी दी है। रईसी ने कहा कि यहूदी शासन जानता है कि उनकी छोटी सी गतिविधि पर भी ईरान की सेना की नज़र होती है। इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी कि अगर इस्राइली कोई गलती करते हैं तो उनकी सेना सीधे उन्हें बहुत गहरी चोट देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सेना की शक्ति इसराइलियों को शांति से बैठने नहीं देगी। दरअसल ईरान इसराइल को मान्यता नहीं देता, जबकि इसराइल भी कई बार कह चुका है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वीडन में धुर दक्षिणपंथी गुटों की कुरान जलाने की योजना को लेकर हिंसक झड़प हुई है। पुलिस और नाराज लोगों के बीच हुई झड़प में 40 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। स्वीडन के दक्षिणपंथी नेता रासमुस पालुदान ने कई रैलियों का आयोजन किया था और कहा था कि उन्होंने कुरान की प्रतियां जलाई हैं। सऊदी अरब और ईरान समेत इस्लामिक सहयोग संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर ल्वीव पर मिसाइलों से हमला किया है। BBC न्यूज़ ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि रूसी सेना की मिसाइलों से कम 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। लीव यूक्रेन का सुदूर पश्चिमी शहर है और बीते काफ़ी समय से इस पर हमले नहीं हुए थे। और भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में कोरोना के 1985 मरीज ठीक हुए हैं और 214 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ा है। भारत में अब कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 11,542 हो गए हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। BBC समाचार।
तो स्वागत, अभिनंदन। भारत में समय हुआ है शाम के 7:30 और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। बहुत स्वागत फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे सारे लिसनर्स, सारे श्रोताओं का। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। पहले चलते हैं स्वीडन की ओर, जहां पिछले दिनों जानबूझकर कुरान जलाने की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद कई शहरों में बीते 4 दिनों से झड़पें जारी हैं। पुलिस दंगाइयों को रोकने में लगी है। इस बीच ईरान और इराक ने अपने यहाँ राजनयिकों को तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। सऊदी अरब ने भी इस पर भारी नाराजगी जाहिर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया और सहिष्णुता के महत्व पर जोर दिया है। वहीं इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के महासचिव ने भी स्वीडन में कुरान की प्रति जलाने की आलोचना की है। OIC के महासचिव का कहना है कि स्वीडन में धुर दक्षिणपंथी गुटों की ये कार्रवाई इस्लामोफोबिया के बारे में फैलाई जा रही धारणा के बारे में मुस्लिम जगत की चिंता को और पुष्ट करता है। वहीं स्वीडन के नेशनल पुलिस प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने नारकोपिंग में ऐसी हिंसक घटनाएं पहले नहीं देखी। पूरी रिपोर्ट सुनिए सुशीला सिंह से। स्वीडन में धूर दक्षिणपंथी और अप्रवासी विरोधी समूह द्वारा मुसलमानों के धर्मग्रंथ कुरान को जलाने की घटना के बाद कई शहरों में चौथे दिन भी झड़पें हुई हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया। बयान में कहा गया, विदेश मंत्रालय पवित्र कुरान और मुसलमानों के साथ जानबूझकर की गई बेअदबी और इसके उकसावे के लिए सऊदी अरब निंदा को दर्ज कर रहा है। सऊदी अरब संवाद, सहिष्णुता, आपसी सहयोग के प्रयासों के महत्व पर जोर देता है। साथ ही नफरत, चरमपंथ और सभी धर्मों और पवित्र स्थलों के दुर्व्यवहार को त्यागने का समर्थन करता है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि स्वीडन के पूर्वी शहर नॉरिशैम्पिंग में रविवार को भी दंगे हुए। कई वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए उन पर गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में कम से कम 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले शनिवार को दक्षिणी शहर माल्मा में धूर दक्षिणपंथी रैली के दौरान हुई हिंसा में कई वाहनों समेत एक बस को आग के हवाले कर दिया गया था। कुरान जलाने और उसके बाद हुए प्रदर्शनों को लेकर ईरान और इराक सरकार ने अपने यहाँ मौजूद राजनयिकों को तलब किया है। ईरान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिब जाहिद ने कहा, रमजान के पवित्र महीने में कुरान के साथ बेअदबी ईश निंदा है। ये घटना नफरत फैलाने और बोलने की आज़ादी के उल्लंघन का उदाहरण है। एक चरमपंथी नस्लवादी तत्व की ओर से पवित्र कुरान को जलाने की घटना पुलिस के सामने हुई। रमजान के पवित्र महीने में जानबूझकर ऐसी अपमानजनक घटना के बार बार होने से स्वीडन और दुनिया के अन्य हिस्सों में मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। दुनिया भर में जो लोग एक साथ रहने और धर्मों के बीच संवाद पर भरोसा करते हैं, उन्हें इसकी आलोचना करनी चाहिए। स्वीडन की सरकार को दोषियों के साथ कड़ाई से निपटना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हों। वहीं हार्ड लाइन आंदोलन के प्रमुख और डैनिश स्वीडिश चरमपंथी रस्मुस पालुदान ने कहा कि उन्होंने इस्लाम के सबसे पवित्र मूल पाठ को जलाया है और वो अपने इस काम को आगे भी दोहराएंगे। धूर दक्षिणपंथी समूह ने जहां जहां कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वहां पर झड़पें हुई हैं, जिनमें कम से कम 16 पुलिस अफसर घायल हुए हैं और कई पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि हमले की जद में आने के बाद उन्होंने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई और 3 लोग इस दौरान घायल हुए। स्वीडिश के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख एंडर्स टूनबेरी ने एक बयान में शनिवार को कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अफसरों की जान की अनदेखी की। उन्होंने कहा, हमने इससे पहले भी हिंसक दंगे देखे, लेकिन ये कुछ और है। स्वीडन में हार्डलाइन आंदोलन के कुरान जलाने की योजनाओं के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हिंसक हुए हैं। साल 2020 में माल्मा के प्रदर्शनकारियों ने कारों को आग लगा दी थी और कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। डेनमार्क में नस्लवाद समेत कई अपराधों के कारण पालुदान को 2020 में 1 महीने की जेल हुई थी। उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों में इसी तरह के कुरान जलाने की कोशिशें की थी। और इस बीच फेसबुक और यूट्यूब पर आप लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। सिंहधारा जगजीवानपुर कहते हैं कि दुनिया के कोई भी मजहब अशांति नहीं चाहते, बल्कि जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। वहीं पर स्वीडन जैसे शांत देश में इस तरह की घटना चिंता की बात है, ये बात कह रहे हैं अरविंद वरुण। और कई लोग कह रहे हैं कि अब बीबीसी में टिप्पणियां कम पढ़ी जाती हैं, तो अगर आपको कार्यक्रम ज़्यादा दिखाना होता है या देना होता है, जानकारियां जब ज़्यादा रहेंगी तो टिप्पणियां कभी कभी कम हो जाती हैं। तो इस बात का हम लोग भी ख्याल रखते हैं, आप भी थोड़ा इस बात का ख्याल रखिए। आपको बता दूं कि स्वीडन के मामले में स्वीडन की पुलिस की ओर से कहा गया है कि अब तक 40 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं
और स्वीडन से सीधा बात करते हैं यूक्रेन की। युद्ध की वजह से यूक्रेन छोड़कर लोगों का जाना जारी है, लेकिन कई लोग अब वापस लौटने लगे हैं। अपने परिवारों से मिलने या घर की हालत देखने के लिए वो लोग वापस लौट रहे हैं और लौटने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। 14 तारीख को जारी पोलिश बॉर्डर सर्विस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 26,000 लोग यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे हैं, जबकि 22,000 लोग वापस लौटे हैं। रूस के हमले के बाद से 6.5 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे थे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के भीतर भी लोग अपने घरों को छोड़कर यूक्रेन के ही दूसरे शहरों में चले गए थे, जैसे बूचा के लोग, जहां पर कथित नरसंहार के आरोप रूस पर लगे थे। अब नरसंहार के बाद उस मंजर को देखने के लिए, अपने घरों को देखने के लिए लोग वापस बूचा लौट रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं का ब्यौरा सुनिए समीना शेख से। बूचा में धीरे धीरे जैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन मौत के निशान अभी भी शहर में बिखरे पड़े हैं। सड़क के एक तरफ रूस का रूसी टैंक टूटी फूटी हालत में पड़ा दिखाई दिया। यहाँ उसी रूस का टैंक है जिसने इस शहर पर कब्जा कर इसे तबाह करने की कोशिश की थी। न सिर्फ यहाँ की इमारतें बल्कि यहाँ के लोगों के जज्बे को भी रूस दबा देना चाहता था। डेनिस डविडोव पूरी रूसी हमले के दौरान बूचा में ही रहे। जब रूसी यहाँ से चले गए तो सड़कों पर हर ओर दिखने वाले इस भयावह मंजर को उन्होंने कुछ ऐसे बयां किया। जब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने सड़क पर शवों को पड़े देखा। लाशें हर ओर बिखरी पड़ी थी। मैं जहाँ भी जा रहा था वो हर जगह थी। मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन ये दिल दहला देने वाला था। पिछले 1 महीने में ये सब देखने की आपको आदत हो गई है। बूचा को अब क्राइम सीन के रूप में जाना जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ हुए कथित नरसंहार के सबूत जुटा रहे हैं, लेकिन ये वो जगह भी है जिसे लोग अपना घर कहते थे, जहाँ वो लौटना चाहते हैं। सरगेई बूचा में रहते हैं। एक खुली कब्र में उनके पड़ोसी दफन है, जिन्हें रूसी सैनिकों ने मार दिया था। जब सरगेई वापस घर आए तब उन्होंने पड़ोसी को एक सम्मानजनक विदाई दी। वो वापस लौटने पर कहते हैं, आप हमेशा घर लौटना चाहते हैं, इसलिए पहला मौका मिलते ही हम वापस लौट आए, ताकि ये देख सके कि हमारा सारा सामान ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। बूचा के लोग अपने हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। बूचा में एक विशाल रॉकेट का मलबा यहाँ दिखाई दिया, जो कि सबसे नजदीक के घर से महज 30 मीटर दूर है। ऐसा मंजर यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी दिख जाएगा। लोग वापस लौटकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले एक बड़ा काम किए जाने की जरूरत है। उन्हें इस तरह की चीजों को हटाना होगा ताकि ये इलाका रहने के लिए सुरक्षित हो सके। फिलहाल रूसी कब्जे के ये अवशेष यहाँ के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। समय के साथ रूसी क्रूरता के ये जीते जागते निशान भी मिट जाएंगे, लेकिन यह भी सच है कि बूचा के लोग इसे भुलाए नहीं भूल पाएंगे। और शंभू शरण यूट्यूब पर कह रहे हैं कि घर पर लौटना स्वाभाविक है, जो स्वागत योग्य है। वहीं परमवीर रावत फेसबुक पर लिख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, इसे अब युद्ध विराम की तरफ ले जाना चाहिए। तो सब लोग यही चाहते हैं कि अब युद्ध विराम की तरफ रूस और यूक्रेन बढ़ें। अब बात चीन की कर लेते हैं, जहां पर कोविड की वजह से बीते दिनों में 3 मौतें हुई हैं। बीते 3 सप्ताह से लॉकडाउन में चीन का शंघाई शहर रहा। इसकी जानकारी हमने समय समय पर आपको दिन भर और अपने बीबीसी के पन्ने पर दी, और अब वहां पर कोरोना संक्रमण से बीते दिनों में पहली बार 3 मौतें हुई हैं। शहर के हेल्थ कमीशन ने कहा है कि मरने वालों की उम्र 89 से 91 साल के भीतर है। अब तक चीन का कहना था कि शहर में कोरोना के कारण कोई मौत नहीं हुई है, हालांकि उसके इस दावे पर सवाल भी उठते रहे। सुनिए रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता मानसी दाश से। मार्च 2020 के बाद पहली बार शंघाई के अधिकारियों ने यहां रविवार को कोविड से 3 मौतों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। शंघाई के अधिकारी कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक शहर में कोविड के कारण मौतों से इनकार करते रहे थे। शंघाई म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन की अधिकारी वू चेन्यू कहती हैं, 4月17日新增死亡病例3例均为高龄。 अप्रैल 17 को 3 लोगों की मौत हुई है। ये तीनों उम्र दराज थे और तीनों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी। उन्हें पहले से दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सेरिब्रल इन्फेक्शन जैसी गंभीर समस्याएं थीं। रक्त कोशिकाओं में समस्या होने के कारण दिमाग को खून की सप्लाई बाधित होने से सेरिब्रल इन्फेक्शन होता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई।
उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत का प्राथमिक कारण पहले से रही स्वास्थ्य परेशानियां हैं। शंघाई म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन की अधिकारी वू चेन्यू के शब्द। शंघाई में अधिकारियों का कहना है कि शहर में 60 साल से अधिक की उम्र के लोगों में केवल 38% को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। इससे पहले चीन के शहर शियान और सूजू में भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ रेस्तरां, थिएटर और क्लब बंद कर दिए गए थे। हांगकांग यूनिवर्सिटी के पॉलिसी एंड मैनेजमेंट विभाग में स्वास्थ्य अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कैरन ग्रिपिन कहती हैं कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन की जीरो कोविड नीति के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। For the last 2 years, this zero COVID strategy has been incredibly successful. So I think बीते 2 सालों से देश की जीरो कोविड पॉलिसी काफी कारगर रही है। मुझे लगता है कि पहले जो कदम उठाए गए थे उनसे कोरोना वायरस को रोकने में काफी मदद मिली थी। एक बार उन्हीं कदमों को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ इन कदमों को बड़े पैमाने पर लागू करने का मौका तक नहीं मिला और ऐसा लगता है कि ये वायरस जिस तेजी से फैल रहा है उससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। डॉक्टर कैरन ग्रिपिन के शब्द। वहीं बीबीसी के शंघाई संवाददाता रॉबिन ब्रांड कहते हैं कि चीन के इस घोषणा का वक्त अजीब लगता है, क्योंकि पहला ये कि ऐसा नहीं है कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में कोरोना की लहर से कोई मौत नहीं हुई होगी, और दूसरा ये कि हमने कोरोना संक्रमण के बाद मौत की खबरें की है। रॉबिन ब्रांड कहते हैं, शंघाई के एक अस्पताल में दर्जनों बुजुर्गों की मौत हुई थी। हालांकि उस वक्त अधिकारियों ने इन्हें दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई मौतें कहा था और इससे मरने वालों का आंकड़ा 0 रहा। अभी कुछ बदला हो ऐसा नहीं लगता, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अधिकारी इस वायरस के खतरों से लोगों को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी पूरी आबादी का टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले शंघाई में अधिकारियों ने कहा था कि वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। शंघाई में व्यापक तौर पर कोरोना टेस्टिंग करने की घोषणा की गई है। मतलब ये कि एक और सप्ताह के लिए लोगों को अपने घरों तक सीमित रहना होगा। शहर में संक्रमण के लगभग 20,000 मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं और हाल के दिनों में यहाँ एग्जीबिशन हॉल और स्कूलों को खाली कर वहाँ अस्थायी क्वारंटीन सेंटर और अस्पताल बनाए गए हैं। तो ये चीन से रिपोर्ट, चीन के बारे में आपको जानकारी दे रही थी मानसी दास, जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना के संक्रमण इस समय बढ़ रहे हैं और भारत में भी इस समय बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण एकाएक बढ़ना शुरू हो गया है और कई शहरों में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। और अब बात भारत की कर लेते हैं। आगे आपको जानकारी देंगे जहांगीरपुरी हिंसा मामले की भी, लेकिन उससे पहले ज़रा जान लेते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें इधर बढ़ी हैं उसके बाद से सीएनजी की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कैब चलाने वाले ड्राइवर काफ़ी परेशान हो रहे हैं और इसी के चलते ये कैब ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में आज विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों के साथ बात करने पहुंचे बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल। मेरा नाम सुनीता है और हमारी मांगे यही है कि टैक्सी का जो किराया है वो सरकारी रेट तय किया जाए। मुझे टैक्सी चलाते हुए 8 साल हो गए, लेकिन अब हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के काम पे निकलते हैं। हमको उतना भी नहीं निकल पा रहा है कि हमारी मेहनत भी नहीं मिल पा रहा है। सीएनजी के रेट, हर चीज के रेट रोज बढ़ रहे हैं। सीएनजी बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। कुछ नहीं बढ़ रहा है तो हमारा किराया नहीं बढ़ रहा है। आप सीएनजी के रेट कम करो या हमारा किराया बढ़ाओ, हम यही चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि किराया आपका बढ़ाया जाए। अभी आपको कितना किराया मिलता है, कितने की आपकी मांग है? हमको अभी 7 रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है, जिसमें राइडर कहते हैं एसी भी चलाओ। सीएनजी का रेट आसमान छू रहा है, उसमें हम गाड़ी चला पा रहे हैं वो ही मुश्किल है। एसी हम कहाँ से चलाएंगे? हमारा कम से कम 20 रुपए पर किलोमीटर तो किया जाए। इस वक्त दिल्ली में जो सीएनजी है उसके दाम 72 रुपए हो गए हैं। ऐसे में जो कस्टमर्स ओला उबर में बैठते हैं वो एसी चलाने की मांग भी करते हैं। ड्राइवर से इनकी मांग सिर्फ ये नहीं है कि जो सीएनजी के दाम है उनको कम किया जाए, उसके साथ साथ इनका कहना है कि जो दिल्ली एनसीआर के बीच एमसीडी टोल लगता है उसको भी खत्म करना चाहिए। तसव्वुर अली सोलंकी नाम है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, एनसीआर में टैक्सी चलाता हूँ। 10 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। हमारी मांगे यही है, सरकार ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, फेयर वही है। पहले 30 रुपए किलो सीएनजी था, अभी 72 रुपए किलो सीएनजी है।
इस फेयर में हम अपना घर नहीं पाल सकते, अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, अच्छे स्कूल बच्चों को हम नहीं दे सकते। हम भुखमरी के कगार पे हैं। अगर हमारी गाड़ी का भी इंश्योरेंस आ जाए तो हमें कर्जा मांगना पड़ जाता है। गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान नहीं है। उस टाइम इन्होंने लालच दिया था, इंसेंटिव बहुत मोटा मोटा दिया था। 1.5 लाख की कमाई के लालच में निकाल के हम लोगों ने अपने गहने बीवी के बेच के अपने लोगों से कर्जा लेकर के हमने गाड़ियां ली और हमने चलाई। उसके बाद इन्होंने 1 साल ठीक ठाक रखा, उसके बाद इतना हमें भुखमरी के कगार पे पहुंचा दिया, यानी जैसे बधुआ मजदूर एक भट्टे में काम करता है ना, ऐसी बुरी हालत कर दी। अभी 6 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं, AC चलवा रहे हैं, उसमें 40% ये लोग जो हैं कमीशन काट रहे हैं। महीने का आप कितना कमा लेते हैं? महीने का इतना कमा लेते हैं, 2 रोटी खा लेते हैं। अगर बच्चा बीमार हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए तो हमारे पास पैसा नहीं है हम उसका इलाज कर सकें। ये हमारी महीने की अर्निंग है। और क्या मांगे आपकी? क्या आप MCD का टोल माफ करना चाह रहे हैं? देखिए, MCD का जो टोल हो वो एक अलग चीज़ है। पहले CNG की कीमतें कम होनी चाहिए। हमारी 2017 सिटी स्कीम लागू होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ओला और उबर को अभी तक दिल्ली में चलने का लाइसेंस नहीं मिला है। जब ये कंपनियां आई थी तब ये 16 रुपये किलोमीटर देती थी, आज 6 से 7 रुपये किलोमीटर दे रही है। हर चीज़ में हर जगह इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे हर साल पैसा घटा है, तो आज सबको परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। तो आपने उन तमाम लोगों की आवाज़ें सुनी जो आज सिविल लाइंस दिल्ली में, जहाँ से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका घर करीब 1 किलोमीटर दूर है। पहले इनका प्लान था कि ये वहाँ पर अपनी हड़ताल प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी ये 1 किलोमीटर दूर सिविल लाइंस के इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो चालक हैं उनके पास किराए की कारें हैं, जिसमें ज़्यादातर पैसा उन मालिकों को चला जाता है, और ऐसे में इनका घर चलाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये अभिनव थे। आज इन्होंने बात की ओला उबर जो आज हड़ताल थी ड्राइवर्स की, और वो नहीं चलाना चाहते क्योंकि CNG की दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ग्राहक कहते हैं कि आप AC चलाइए, और उनको उसका दाम नहीं मिल रहा और पैसे काफ़ी उनके कट जाते हैं। अब बात करते हैं ज़रा जहांगीरपुरी की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा शुरू हुई थी। इस दौरान फायरिंग तक की गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब ये हिंसा हुई और गिरफ्तारियां हुई तो इसमें 2 नाबालिग भी हैं और गिरफ्तार 14 लोगों को रविवार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ जानकारियां साझा की। हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। CCTV फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। उन्होंने आगे कहा कि दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ धर्म, जाति, समुदाय के भेदभाव के बिना कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और जो लोग भ्रामक जानकारी साझा करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जनता को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे आज भी जहांगीरपुरी में आज दिन भर पुलिस जवान तैनात रहे। कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई और इस बीच जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी जहांगीरपुरी पहुंची। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौके पर वहां मौजूद रहे। आपको बता दूं, अभी मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि भारत में हाल में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा और उन्हें निशाना बनाकर किए गए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। बयान में लिखा है कि हाल के समय में नई दिल्ली के जहांगीरपुरी और जामा मस्जिद पर हनुमान शोभा यात्रा के समय बेखौफ होकर भगवा झंडा फहराने की घिनौनी कोशिश करना, वो भी जब मुसलमान रोज़ा खोलने का इंतजार कर रहे थे, वहां अपमानजनक नारे लगाना, भड़काऊ संगीत बजाना और हथियारों का प्रदर्शन करना देश में सत्ता के समर्थन से जारी उन्माद की गंभीरता और भारत में मुसलमानों के बारे में नफरत को
उजागर करता है। तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जहांगीरपुरी और रामनवमी के अवसर पर जो अलग अलग हिस्सों में भारत में हिंसा की खबरें आई उस पर प्रतिक्रिया थी। और अब बात खेल खिलाड़ी की। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल की चमक और धमक के बीच कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बीते सप्ताह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इनमें ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिट्सिपास, गोल मशीन के नाम से मशहूर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भारत की महिला निशानेबाज मेहुली घोष और भारत की ही पुरुष और महिला हॉकी टीम शामिल है। टेनिस के कोर्ट पर कल ग्रीस के स्टेफानोस सिट्सिपास ने मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। तीसरी वरीयता हासिल सिट्सिपास ने फाइनल में गैर वरीयता हासिल स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को 6-3, 7-5 से मात दी। सिट्सिपास ने लगातार दूसरी बार ये ट्रॉफी अपने नाम की। उधर फुटबॉल के मैदान में पुर्तगाल के फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उम्र भले ही 37 साल हो गई हो, लेकिन ना तो उनकी चुस्ती फुर्ती में कोई कमी आई है और ना ही उनके गोल करने की क्षमता पर कोई असर पड़ा है। वो तो अब 60 हैट्रिक जमाने वाले अकेले सक्रिय खिलाड़ी हो गए हैं। उनके अलावा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 55 हैट्रिक लगाई है। पिछले दिनों मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए रोनाल्डो ने हैट्रिक जमाई और अपनी टीम को नॉर्विच के खिलाफ 3-2 से मैच जिताने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। रोनाल्डो अपनी राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल के लिए 10 हैट्रिक जमाने वाले भी दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के निशानेबाज मेहुली घोष ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय चयन ट्रायल की महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीत ली। उधर भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। भारतीय पुरुष टीम 12 में से 8 मैच जीतकर 27 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 8 में से 4 मैच जीतकर 22 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। भारतीय पुरुष टीम में प्रो लीग में अपने अंतिम दोनों मुकाबलों में जर्मनी को मात दी। दूसरी तरफ भारतीय महिला टीम अपने पिछले मुकाबलों में नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच 2-1 से जीती, लेकिन दूसरे मैच में नीदरलैंड्स से पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हार गई। वो निर्धारित समय तक 1-1 से बराबरी पर थी। जो भी हो, प्रो हॉकी लीग में भारत की पुरुष और महिला टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से भविष्य की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। और अब समीक्षा। आईपीएल में इस बार शामिल 2 नई टीमें गुजरात और लखनऊ जीत के रंग बरसा रही है, जबकि 4 बार की चैंपियन चेन्नई और 5 बार की चैंपियन मुंबई एक-एक जीत को तरस रही है। बेशक देखिए, दोनों की टीम जो है उनका बहुत बुरा हशर हुआ है। पहले आप कह सकते 3 हफ्ते में मुंबई ने तो एक भी मैच नहीं जीता है, चेन्नई ने केवल एक ही मैच जीता है और ऐसे लग रहा है कि सीजन दोनों ही टीम प्लेऑफ तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। और उसकी वजह ये भी है कि दोनों ही टीम ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिया है। ना मुंबई की बैटिंग चली, ना गेंदबाजी, ना बॉलिंग। चेन्नई की कुछ हद तक चली, यानी कि उथप्पा और दुबे ने रन बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं चल पाई है। ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। दरअसल पिछली चैंपियन चेन्नई अभी तक 6 में से केवल 1 मैच ही जीत सकी है और 5 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। मुंबई तो लगातार 6 मैच हार चुकी है। दूसरी तरफ गुजरात ने अभी तक 6 में से 5 मैच जीते हैं और वो 10 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं लखनऊ की टीम ने भी 6 में से 4 मैच जीतकर अपना दमखम दिखाया है और वो 8 अंक और बेहतर रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। बेंगलोर भी 6 में से 4 मैच जीतकर 8 अंकों के साथ तीसरे और हैदराबाद 6 में से 4 मैच जीतकर कुछ कमजोर रन रेट के साथ चौथे स्थान पर है। गुजरात और लखनऊ की कामयाबी की वजह बताते हैं अयाज मेमन। मुझे लगता है ये दोनों ही टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए दिया है कि ऑक्शन में इन्होंने बहुत सही
प्लेयर्स चुने हैं। दोनों ही नई टीम थी, यानी उनके पास कोई बैगेज नहीं था, किसी को जैसे कहते हैं कि स्टार्टिंग विद न्यू स्लेट, और बहुत अच्छे पिक्स लिए, और इसका जाहिर होता है तरह से टीम परफॉर्म कर रही है। हर मैच में आप देखें तो उनके बल्लेबाज भी चल रहे हैं, उनकी गेंदबाज भी चल रहे हैं, बैलेंस है, गहराई है। अब देखना है कि बचे हुए मैचों में चेन्नई और मुंबई कैसा खेलती है और कब तक गुजरात और लखनऊ जीत की लय बनाए रखती हैं। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। ये थे आदेश कुमार गुप्त, खेल खिलाड़ी, आपको पूरे हफ्ते की जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे क्या क्या अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स में। तो आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे, स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मेरा नाम है अंजुम शर्मा, इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात दिन भर में। नमस्कार।